नमस्कार बच्चों। आज मैं तुम्हें कक्षा 6 का पाठ 2 पढ़ाऊंगी। बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर भी ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों बहुत बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, काली गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल्फ कफ, एक हल्की गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। इन दिनों फ्रॉक ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। बच्चों, यहाँ लेखिका अपने बचपन के बारे में बता रही है, जिसे वो कहती है कि इस समय मैं इतनी उम्र की हो चुकी हूँ कि मैं बहुत बड़ी हूँ। तुम मुझे नानी भी कह सकते हो, मौसी भी कह सकते हो, बुआ, जो अपना मन चाहे तुम उसे बुला सकते हो। वो कहती है कि मैं जिस उस उम्र में, जब जो तुम्हारी उम्र है उसमें छोटी बच्ची थी, तब मुझे बहुत सा सयानापन लगता था। मुझे अच्छा लगता था पहनना ओढ़ना, रंग बिरंगे कपड़े पहनना, फ्रॉक पहनना, निकर वॉकर पहनना, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनना। और अब मैं जब बड़ी हो गई हूँ तो मुझे चूड़ीदार पजामा और घेरदार कुर्ता पहनना अच्छा लगता है। वो कहती है कि मुझे बचपन की वो यादें याद हैं, जब मैं फ़्रॉक पहना करती थी। वो सी फ़्रॉक है तो मुझे अभी भी याद है, जैसे हल्की नीली दी पीली धारी वाली फ़्रॉक और गोल कॉलर वाली बाजू वाली फ़्रॉक, हल्के रंग गुलाबी रंग की चुन्नट वाली फ़्रॉक। ये सब फ़्रॉक है। और उनके साथ पहले ही चलन था कि रिबन भी बांधे जाते थे बालों में, उसी की तरह जैसे फ्रॉक होती थी उसी के रंग के रिबन बांधे जाते थे। लेमन कलर का प्लेटो वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का अंदर कोटी प्याजी और दूसरा गिरे उसके ऊपर सफ़ेद कोटी। वो कहती है कि मुझे अपने वो ट्यूनिक भी याद है जो चॉकलेटी कलर का था, जिसके ऊपर की जो कोटी थी वो प्याजी कलर की थी और एक दूसरा ग्रे कलर का था जिस पर की सफ़ेद कलर की कोटी थी। मुझे अपने मोजे और स्टिकिंग की भी याद है। बचपन से हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी के वो नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यानी उसके घर का इतना माहौल था, ऐसा अनुशासन था कि उन्हें अपने खुद के मोजे खुद को ही धोने पड़ते थे। उसके घर में नौकर नौकरानी होते हुए भी उनको सख्त मना थी कि बच्चों को अपना काम स्वयं करने दिया जाए। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। अब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक बढ़ने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। लेखिका कहती है कि हम सब बच्चों का ऋतुवार इसी में बीतता था कि हमें हमारे जूते खुद ही पॉलिश करने होते थे और उन्हें चमकाने होते थे, चाहे वो कपड़े से चमका हो चाहे ब्रश से। और आजकल तो नए नए तरह के जूते आ चुके हैं जो कंफर्टेबल आरामदायक भी होते हैं। परंतु पहले तो ये था कि जैसे ही नए जूते आते थे हमें ये सोचना पड़ता था कि छाले पड़ जाएंगे तो उनका इलाज कैसे किया जाए। जब कभी लंबी सैर पर निकलते उसके पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। या तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क आ चुका है। लेखिका कहती है कि हम जब लंबी सफ़र के लिए निकलते थे, लंबी सैर के लिए निकलते थे, तो जूतों में हम रुई जरूर रखते थे। जब ज़्यादा दर्द होता था तो रुई मोजे के अंदर लग लेते थे, वरना हम मोजे के बाहर जूतों के अंदर रुई रख कर जाते थे। आजकल तुम्हारे बचपन में तो बहुत अंतर आ चुका है। हम शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़ रहे रहते थे, उन्हें देखते ही मितली आने लगती थी। और हर शनिवार को उन्हें ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, जो बहुत ही मुश्किल काम था उन बच्चों के लिए, क्योंकि उसकी गंध सुबह से ही उन्हें आने लगती थी। और एक छोटा गिलास था जिस पर
दवा का नाप का निशान बना होता था, उसको देखते ही मुंह बिगड़ने लगता था, मितली आने लगती थी, यानी जी घबराने लग जाता था, उल्टी जैसा मन होने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम वो न पीते वो शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेखिका कहती है कि हमें आज भी लगता है कि अगर हम वो दवा नहीं पीते तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला था, हमारी सेहत फिर भी ठीक ही रहती। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पी भी बदल गई है। लेखिका कहती कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे और हमारे जीवन में बचपन में कितनी दूरियां पैदा हो चुकी है और दिलचस्पियां भी कितनी बदल गई। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो, टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी, समोसा पैटीज में बदल गए हैं, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत, कोक, पेप्सी पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विमटो मिलती थी। वो कहती है कि पहले घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे, रेडियो हुआ करते थे, टेलीविज़न हुआ करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। वो हमारे वो लेखिका कहती है कि बचपन में कुल्फ़ी जो होती थी, आज वर्तमान में वो आइसक्रीम बन चुकी है। पहले कचौड़ी समोसे जो मिलते थे, आज के बच्चे बचपन में पेटीज खाना पसंद करते हैं, वो उसमें बदल गई है। शहतूत के फल जो फूल और फल होते थे, खसखस के शरबत जो थे, वो लोग पहले बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन आज उसकी जगह कोक और पेप्सी ने ले ली है। पहले कोक पेप्सी नहीं चलती थी, लेमनेड, विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स, डेविको रेस्टोरों की चॉकलेट और पेस्ट्री देने वाली मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल में ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, और शिमला और नई दिल्ली में तो बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट के वहाँ की चॉकलेट और टॉफ़ियाँ, पेस्ट्रियाँ मज़ा दिया करती थी। हम भाई बहनों की भी यही ड्यूटी थी कि शिमला मॉल में जाकर ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते, वहाँ से एक उतराई लेते और मॉल में। हाँ, हमारा घर क्या था कि वो रेस्टोरेंट से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई चढ़नी होती थी और गिरजाघर का मैदान उतरकर सीधा हम लोग मॉल में पहुंच जाया करते थे। वहाँ एक उतराई लेते और मॉल में कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेप्सी और चॉकलेट की खुशबू में, और जब वहाँ कन्फेक्शनरी काउंटर जो चॉकलेट टॉफ़ी की दुकान होती थी वहाँ जब पहुँचते थे तो वहाँ पर पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन को भाती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट होती थी, जैसे आज के बच्चे रोज़ खरीदते हैं, ऐसा उनको वहाँ छूट नहीं थी। लेखिका को बस सिर्फ सप्ताह में एक बार ही उन्हें चॉकलेट खरीदने की छूट मिलती थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट या टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। लेखिका कहती है कि सबसे ज़्यादा टॉफ़ियाँ मेरे पास ही इकट्ठी रहा करती थी। मैं चॉकलेट लेके खड़े खड़े कभी ना खाती थी, क्योंकि मेरी आदत नहीं थी कि मैं चॉकलेट को खड़े खड़े खाती हूँ। घर लौटती थी, साइन बोर्ड पर रख देती थी और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेट कर मजे घर आती थी और अपने जो अलमारी का साइन बोर्ड था उसमें मैं रख दिया करती थी, और जब रात को खाना खाते थे तब बिस्तर पर लेटकर आराम से मज़े ले लेकर मैं चॉकलेट और टॉफ़ियाँ खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। शिमला में एक विशेष फल आता है काफल, वो उसको बहुत पसंद था, वो बहुत खट्टा मीठा होता था, कुछ एकदम लाल तो कुछ खूब गुलाबी, रस भरी कस्मल सोच कर ही मुंह में पानी आ जाता। वो कहती है कि मुझे एकदम लाल और गुलाबी रस भरी भी और कस्मल भी मुझे बहुत पसंद था। जब मैं उसकी सोचती हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग न पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। और चेस्टनट एक गजब की चीज़ थी जिनको आग पर भुने जाते थे, फिर उनके छिलके उतार कर उन्हें खाए जाते थे। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, मुझे चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण भी बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, और अब तो वो नजर ही और अब भी नज़र आती है। यानी चना जोर की पुड़िया तो अभी भी हमें नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। वो पुराने कागज़ से जो पुड़िया बनाई जाती थी चना जोर गरम की, उसमें एक हाथ का कमाल होता था कि वो कितना आसान से सोपटी के जैसे आकार में देकर उसको बनाते थे। वो बहुत सुंदर लगती थी, नीचे से तिरछी लपेटते और ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली में पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया का तेज मसाला बुरकाते पूरा गिरजा मैदान घूमने तक वो पुड़िया चलती, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय और रफ्तार हुआ करती थी। छुट्टन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है,
शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां और दूर दूर तक फैली उनकी गूंज फैल जाती। लगता है उसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कर जाते। शिमला का जो माहौल था वो ऐसा लगता था कि सामने जो रंग बिरंगे गुब्बारे दिखते थे मैदान में, जाखू का पहाड़ दिखता था और वो एक ऊंचा चर्च, और चर्च की घंटियों की आवाज़ ऐसा लगता था कि मैदान में गूंज जाती थी। तो ऐसा लगता था जैसे भगवान कुछ कह रहे हो। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले